नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कल राम मंदिर पर आएगा प्रस्ताव। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। कल राम मंदिर पर प्रस्ताव आएगा। राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी केंद्र सरकार। बीजेपी ने व्हिप जारी कर सभी को मौजूद रहने के लिए कहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बड़ी खबर, बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया है। कल राम मंदिर पर प्रस्ताव आएगा। सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है। राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी कल सरकार। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कल राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव ला रही है सरकार। जी बिल्कुल, अगर चारू बात की जाए धन्यवाद प्रस्ताव की, तो संसद के दोनों सदनों में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में सरकार धन्यवाद प्रस्ताव ला रही है। जहां प्रस्ताव दोनों सदनों में आएगा तो वहीं उसके बाद इस राम मंदिर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद कहीं ना कहीं वो श्रेय पीएम मोदी को दिया जाएगा। और यही कारण है कि दोनों सदनों में 3 लाइन व्हिप जारी कर दी गई है। 3 लाइन व्हिप का मतलब ये होता है कि अपने तमाम सांसदों को निर्देश दिया गया है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के सांसद मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। और उसी दौरान जब प्रस्ताव रखा जाएगा तो उस पर चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं वो तमाम प्रयास जो पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर किए थे, उसका अब कहीं ना कहीं जो बनने के बाद वो श्रेय प्रधानमंत्री को तमाम सांसद देंगे। और इसी कारण कल व्हिप भी जारी करी गई है और कल ही सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा है। जी चारू। अनंत, इस व्हिप पर विपक्ष का क्या कहना है? क्योंकि विपक्ष अक्सर ये कहता रहा है कि एनडीए तो सिर्फ मंदिर की बात करती है, धर्म की राजनीति करती है, और ऐसे में जब राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव आना हो तो विपक्ष भी चुप रहने वाला नहीं है। उनके क्या रिएक्शंस हैं? देखिए, अगर राम मंदिर की बात की जाए तो ये वो मुद्दा है जो 2024 की बिसात बिछाता और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर सामने रहेगा। और यही कारण है कि सरकार और विपक्ष दोनों इसको अपने अपने अनुसार खेल रही हैं। सत्ता की अगर बात की जाए तो सत्ता इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में है। भव्य राम मंदिर बन चुका है और अब देखें उसमें तमाम दर्शकों को, जो लोग देखने जा रहे हैं, श्रद्धालु, उसकी संख्या करोड़ों में लगातार जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो समर्थन सरकार को मिल रहा है जो सरकार सोच रही थी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां सरकार इसको लेकर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है कि जो तमाम श्रद्धालु उस मंदिर में जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष का इस मुद्दे पर साफ कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और जो राम मंदिर बना है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश पर बना है। लेकिन आप देखिए, तमाम प्रयास बीजेपी ने किए थे, जिसके बाद आज वो मंदिर बना है। और यही कारण है कि जैसे ही उसका प्राण प्रतिष्ठान हुआ मंदिर का, उसके बाद से ही देश के तमाम हिस्सों से नेता, श्रद्धालु उस मंदिर को देखने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 पे रामलला या कहें राम मंदिर कुछ ऐसा मुद्दा होगा जिसको लेकर, देखिए, अगर हम कहें तो आपको याद होगा कि चुनाव के दौर में राम से किनारा करने वाली कांग्रेस ने भी ये कह दिया था कि दरअसल राजीव गांधी के कहने पर ही तो ताले खुले थे। अब ये मान लिया जाए कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि कांग्रेस में भी होड़ है कि वो वोट खींच ले और बीजेपी लगातार राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर इस मुद्दे को हमेशा से अपनी प्राथमिकता में रही है। तो अब ये मान लिया जाए कि अब राम मंदिर पर जब धन्यवाद प्रस्ताव होगा तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी तरफ वोट खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि श्रेय लेने की कोशिशें दोनों ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर पार्टीज की बात की जाए, सत्ता पक्ष जहां उस राम मंदिर को भव्य बनाने को लेकर अग्रसर है और लगातार उसमें आप देखिए श्रद्धालु इस चीज को बताते हैं कि जो प्रयास बीजेपी कर रही थी उसमें वो कहीं ना कहीं सफल रही है। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष जब चर्चा करेगी धन्यवाद प्रस्ताव पे तो वो तमाम चीजें बताएगी कि कैसे ताले खोलने की अगर बात की जाए तो राजीव गांधी के समय खोला गया था। लेकिन उसके बाद से आप देखिए तमाम चीजें, सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो उनके तमाम मेन ऑब्जेक्टिव में था, मैनिफेस्टोज में था कि राम मंदिर का मुद्दा होगा, राम मंदिर बनाया जाएगा। और जब वो बन गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखिए सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं इस मुद्दे को लेकर। और उस मुद्दे की पॉपुलैरिटी को समझिए, वो मुद्दा इतना बड़ा है कि देश की 140 करोड़ आबादी को कहीं ना कहीं राम मंदिर
सीधे छूता है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं उस मुद्दे का श्रेय लेने को लेकर दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए, दोनों लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाए और बताएं कि किसके प्रयासों से ये मंदिर बना है, भगवान राम कितने मुश्किलों के बाद जिन्होंने तमाम मशक्कत की तो उसको लेकर आगे बढ़े और मंदिर बना। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के समय ये मंदिर बना, तमाम भव्य मंदिर बना, और जब प्राण प्रतिष्ठान के बाद आप देखिए देश के तमाम हिस्सों से जब लोग आ रहे हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे के बीच में जनता को लेकर जाना चाहती है और बताने की कोशिश करेगी कि वो तमाम पार्टीज कौन थी जिनको इन्हें रोकने का काम किया था। आपको याद होगा राम के नाम को लेकर लगातार विवाद होता रहा, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने है कि हलफनामा किस तक दे तरह दिया था से कि राम एक बिल्कुल काल्पनिक कथाएं हैं काल्पनिक और कहा गया था। आज वही राम है जिन्हें कांग्रेस काल्पनिक कहती थी, आज उसी मंदिर का ताला खुलवाने का श्रेय कांग्रेस लेने की कोशिशें करती है। बीजेपी का अपना एजेंडा है, एनडीए का अपना एजेंडा हमेशा से रहा है राम मंदिर को लेकर के, वो उनके प्रस्ताव में हमेशा से था, उनके मैनिफेस्टो में था। लेकिन अगर हम इस प्रस्ताव की बात कर ले तो क्या बीजेपी जिक्र भी करेगी कि किस तरह से श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बसों की व्यवस्था भी की गई। ये तमाम जिक्र कल धन्यवाद प्रस्ताव में देखने को मिलेंगे। और कितने बजे ये प्रस्ताव लाया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इस प्रस्ताव की तो लगभग 11:30 से 12 बजे के आसपास ये प्रस्ताव लाया जाएगा, जहां तमाम चीज़ों का जिक्र होगा। सरकार की अगर बात की जाए वो तमाम एमपीज बताएंगे कि आज इस समय को लाने को लेकर कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कोर्ट से लड़ना पड़ा, और तमाम वो चीज़ें जो कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था। मैनिफेस्टो में जब बीजेपी का जारी होता था उसमें कहीं ना कहीं राम का जिक्र होता था, राम मंदिर का जिक्र होता था। तब विपक्ष लगातार उनसे एक सवाल कहता था कि आप बात तो करते हैं लेकिन वो समय कब आएगा, वो राम आएंगे मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख कब बताएंगे। तो वो तारीख जब अमल हुई 22 जनवरी, वो रखा गया। उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठान हुआ तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर आप समझिए बीजेपी अब एक जनता तक जाएगी और एक व्यक्ति तक जाएगी। राम मंदिर जो मुद्दा है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये ऐसा मुद्दा है जो 140 करोड़ भारतीयों को एक साथ पिरोता है, कहीं ना कहीं एक लाइन में साथ लेकर चलता है। और यही कारण है कि लोगों को जब सरकार के सांसद बोलेंगे यानी बीजेपी के सांसद बोलेंगे तो वो बताएंगे कि कई कठिनाइयां जो उन्होंने फेस की उस दौरान और जिसको लेकर आज वो सफल हो चुके हैं। लेकिन कई चीजें उस वक्त जो समय पे थी बीजेपी या कहें तमाम विपक्षी पार्टीज पे भी आरोप लगाए जाएंगे कि जो उन लोगों ने इसको काल्पनिक तक कहा था और कई ऐसे प्रयास किए गए थे जिससे इसको रोका गया। हाईकोर्ट का आपको डिसीजन याद होगा जो इसने पूरी तमाम विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। तो कहीं ना कहीं वो चीजें लोगों के बीच में जाएगी। जब हलफनामा केंद्र सरकार ने कांग्रेस के टाइम में दिया था तो उसमें बताया था कि तमाम स्टोरी ही काल्पनिक है। तो ये तमाम चीजें सरकार के सांसद बताएंगे, सदन में रखेंगे। और अगर सरकार की 500 साल के इंतजार पूरा होने को लेकर एक लंबी लड़ाई रही है राम मंदिर की, और अब बीजेपी इसका श्रेय लेने की पूरी कोशिश भी करेगी। शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया गया और बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं का हिस्सा रहा। विभागों को समृद्ध करने हेतु 267 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रहा। पूंजीगत व्यय में 20% की वृद्धि, शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान, श्री रामलला के दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नल जल योजना के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कृषि मजदूर योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। एडवाइजरी काउंसिल का गठन करने की बात कही गई है। कोरबा, रायगढ़ जैसे तमाम क्षेत्रों में उद्योग बढ़ाने के लिए भी प्रावधान लाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में देखिए बजट पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश किया गया जिसमें तमाम प्रावधान लाए गए हैं। नल जल योजना के लिए 4,500 करोड़ का प्रावधान, कृषि मजदूर योजना के लिए 500 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन भी किया गया है। कोरबा, रायगढ़ जैसे तमाम क्षेत्रों में उद्योग बढ़ाने की प्राथमिकता भी सरकार की ओर से व्यक्त की गई है। तो छत्तीसगढ़ का आज बजट पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में
राज्य का बजट पेश किया गया और इसमें श्री राम लला दर्शन योजना के लिए भी आवंटन किया गया, क्योंकि देखिए बीजेपी की ओर से पहले ही कहा गया था कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो सभी को दर्शन के लिए भेजा जाएगा। और आपको याद होगा जिस दौरान चुनावी दौर चल रहा था तब भी एक प्रमुख मुद्दा रहा था और प्रधानमंत्री ने मंच से ही कहा था कि सरकार बनने के बाद सभी को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है बजट में। आगे बढ़ते हैं। बरेली में हाई अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। तौकीर रजा के समर्थन में हजारों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। मुझ पर यूएपीए लगा सकती है सरकार, तौकीर रजा का कहना है। तौकीर रजा का जेल भरो प्लान जो है वो देखने को मिला। अपने भड़काऊ बयानों की वजह से तौकीर रजा विवादों में रहते हैं। तौकीर रजा के समर्थन में हंगामा, मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया, जिसके बाद तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया। तौकीर रजा ने कहा कि जिस देश में बोलने की आजादी ना हो वहां जेल में ही रहना ठीक है। बाबरी मस्जिद पर हमने सब्र कर लिया, ज्ञानवापी पर अब हिंदू सब्र करे, ये बयान देने वाला तौकीर रजा। अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहने वाले तौकीर रजा। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जिस दौरान समर्थक पहुंचे थे, हंगामा कर रहे थे। तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद गिरफ्तारी देने की बात कही थी। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तौकीर रजा को। समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली और तौकीर रजा की ओर से देखिए ये भी कहा गया कि अभी तो हमने नौजवानों को कंट्रोल में रखा है, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुक्मरानों के लिए दिक्कत हो जाएगी। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने मेरा दिल जीता है, खरीदा नहीं है। मैं किस मुंह से एनडीए में जाने से इनकार कर दूं। पीएम मोदी देश की मूल भावना को समझते हैं। राकेश टिकैत से खास बातचीत। मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत बड़ा दिन है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी मौजूद है और आज ही मोदी जी ने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की शुरुआत कर दी है, घोषणा की है और उसके बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं सभी की आ रही है। जयंत चौधरी जी ने भी बोला है कि दिल जीत लिया। तो मेरे साथ चौधरी राकेश टिकैत मौजूद है, बात करते हैं कि क्या प्रतिक्रिया। सर पहले तो आपका न्यूज इंडिया में स्वागत है। हाँ धन्यवाद सर
चरण सिंह जी को आज भारत रत्न मिला है, क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं ठीक है, वे इस लायक थे तो उनको मिला। और एक बड़ी पब्लिक की डिमांड भी थी, किसानों की डिमांड भी थी कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिले, वो दिया है, मिला है। सर घोषणा हुई है उसकी, घोषणा हुई है। जैसे भारतीय किसान यूनियन और लोकदल काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, कभी भी अगर लोकदल जय चौधरी के साथ कोई घटना हुई है तो भारतीय किसान यूनियन ने पूरा सपोर्ट किया है। जैसे 3 दिन से चर्चाएं चल रही है जय चौधरी भाजपा में आने की, क्या वो दूरियां घटेंगी या बढ़ेगी? देखो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, जी। उस राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है। उनकी पार्टी है, वे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। वे अपना काम करें, आंदोलन है वो हमारा अपना है। ये जो पब्लिक का संगठन है भारतीय किसान यूनियन या देश में स्कैम है वो उनका है, तो आपस में हमारी कोई सलाह मशवरा किसी का एक दूसरे से नहीं है। वो अपनी पार्टी के वो हैं, उनको जहाँ फायदा लगता है तो वो अपना काम करेंगे। पवन अग्रवाल, न्यूज इंडिया। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया है। MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। PM मोदी ने X पर पोस्ट कर ये जानकारी दी गई। दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न देने की बात कही गई है। अब तक 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इससे पहले पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। तो अब तक 5 ऐलान किए जा चुके हैं भारत रत्न। आज 3 नामों का ऐलान किया गया है। चलिए तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए और जानकारियां आपको देखते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। 23 दिसंबर 1902 को मेरठ में जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 23 दिसंबर 1902 को जन्मे थे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। 1928 में गाजियाबाद में इन्होंने वकालत की शुरुआत की थी। तो मेरठ में जन्म और उसके बाद 1928 में गाजियाबाद में वकालत की शुरुआत। 1951 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट में न्याय एवं सूचना मंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा और किसानों की बुलंद आवाज। 1967 तक राज्य कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में इनकी गिनती रही। वहीं भारत रत्न को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती सरकार से मांग, काशीराम को भी मिले भारत रत्न। दलित हस्तियों का तिरस्कार उचित नहीं है। बीएसपी प्रमुख मायावती की ये बात, जिसमें उन्होंने देखिए कहा है कि काशीराम को भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने इसे सीधा दलितों पर अत्याचार से जोड़कर कहा। उन्होंने कहा दलित हस्तियों का तिरस्कार उचित नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।